नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। स्वागत है सपा प्रवक्ता सुनील यादव जी का, जिन्हें हम सुनील साजन के नाम से जानते हैं। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी और ये हैं हर्षिता पांडे। तो आज हम इनके पॉलिटिकल करियर के साथ साथ इनकी पर्सनल लाइफ को खंगालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला सवाल सुनील साजन जी ये आता है, आपका नाम सुनील यादव है, लेकिन आपने अपने नाम के आगे साजन क्यों लगाया? क्या इसकी कोई खास वजह रही? नहीं, कोई वजह नहीं। इसके पीछे लखनऊ की छात्र संघ की राजनीति जुड़ी है। अच्छा। और मैं जब अपना पहला चुनाव छात्र संघ का लड़ रहा था 99 और 2000 का, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव था, केकेवी डिग्री कॉलेज है। क्योंकि सुनील सिंह और सुनील यादव बहुत कॉमन नाम था जी। तो मुझे जो चुनाव अधिकारी थे उन्होंने एक सुझाव दिया कि आप कोई निक नाम रख लीजिए। तो उस समय मोबाइल हुआ नहीं करते थे, हम लोगों के पास तो बिल्कुल ही नहीं, मोबाइल का चलन नहीं था। तो हमने अपने दो साथियों को भेजा कि आप कचहरी से एफिडेविट में कोई एक उपनाम लिखा के ले आओ। तो मुझे याद है कि जब हम लोग नामांकन करने जा रहे थे 17 अप्रैल 2000 को, अच्छा। तो जब मेरे सामने वो एफिडेविट आया कि मैं सुनील कुमार सिंह उर्फ सुनील सिंह साजन, तो मैंने तो एक बार असहज हुआ। मैंने कहा भाई मैं इस नाम से चुनाव नहीं लड़ सकता जी। लेकिन फिर सभी लोगों ने समझाया, क्योंकि दूसरा दिन था नहीं, मौका नहीं था हम लोगों के पास दूसरा एफिडेविट बनवाने का। तो हम लोगों ने उसी नाम से चुनाव लड़े और फिर हम लोग चुनाव जीत गए। और मुझे आज भी याद है, मैंने कई जगह कहा, मैं आपके भी कार्यक्रम में कह रहा हूँ, मैं चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले अपने साथियों से मैंने कहा कि भाई आज के बाद ये नाम नहीं रहेगा। लेकिन तब सोशल मीडिया का भी ज़माना नहीं था, हम लोग अखबार का इंतज़ार कर रहे थे। रात बीती, अखबार आया तो उसमें लिखा था केकेवी के उपाध्यक्ष बने साजन। तो वो एक लड़ाई अभी तक चल रही उस नाम से। बाद में हम लोग और हमारे सभी लोग ये मानते हैं कि लकी नाम है। जी, वही मैं तो कहना चल रहा चाह है, रही थी। तो लोग मान रहे हैं। फिर मैं केकेसी का प्रेसिडेंट हुआ, यूथ का, समाजवादी पार्टी का छात्र सभा का अध्यक्ष हुआ, छात्र सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ। तो नाम चलता रहा, लेकिन लिखा पढ़ी में तो नहीं है। जी। सुनील साजन जी, ये भी जानना चाहेंगे कि पर्सनल लाइफ में आपकी शादी कैसे हुई? क्या अरेंज थी, लव मैरिज थी, कॉलेज में कोई क्रश थी? नहीं, अच्छा। कोई नहीं था। क्रश होने से पहले शादी थी। अच्छा अच्छा। और आप आश्चर्य मानेंगे और आपके दर्शक भी हो सकता मान लें, अब की जब 1 मई आएगी तो 25 साल हो जाएंगे शादी के। अरे वाह। तो हम लोग बीए फाइनल में थे, अरेंज मैरिज है, घर वालों ने किया है। और शादी के बाद फिर तो और भी बदलाव हुए, अच्छे बदलाव हुए। तो मुझे लगता है कि जो आपकी किस्मत में होता है वो आपको किसी न किसी रूप में मिलता है। किसी को अरेंज मैरिज में मिलता है, किसी को लव मैरिज में मिलता जी, है। वही मतलब अरेंज हो या लव, लेकिन पार्टनरशिप अच्छी है आपकी। और हाँ, आपके बिल्कुल वाइफ के अच्छी है, साथ। जी। बिल्कुल अच्छी है। जी। जी। सुनील जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि करियर शुरू करने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी? आपने पॉलिटिक्स में आने से पहले ही सोच लिया था या फिर आप किसी से इन्फ्लुएंस हुए थे पॉलिटिक्स में आने के लिए? सच तो यह है कि हम लोग गांव के रहने वाले हैं। घर परिवार नात रिश्तेदार में कोई भी राजनीति में नहीं है। पहले मैं फ़ौज में जाना चाहता था। हाई स्कूल पास हुआ तो हाइट कम थी, जी। तो मैं फ़ौज में भर्ती नहीं हो पाया। फिर मन में आया कि राजनीति करेंगे। और हम लोग उस समय स्वर्गीय नेताजी को, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को सुनते थे, उनसे बचपन से ही प्रभावित थे। तो इंटर 98 में किया। और मुझे आज भी याद है, हम लोगों का लखनऊ का पहला दिन और पहली रात 8 अगस्त 1998 थी। हमारा अगले दिन एंट्रेंस की परीक्षा थी जी। ग्रेजुएशन के लिए। अच्छा। तो हम लोग ग्रेजुएशन का एंट्रेंस दिया और निकले तो बाहर नेताजी की रैली बेगम हजरत महल पार्क में हो रही थी। हम लोग उसी में शामिल हो गए। तब से लेकर अब तक पार्टी का काम कर रहे हैं, पार्टी के वर्कर हैं, विचारधारा से जुड़ गए। और उस समय विचारधारा बहुत समझ में भी नहीं आती थी, मायने भी नहीं रखता था। अगर मैं आज बात करूं कि नहीं मैं विचारधारा से जुड़ गया, मैं नेताजी से बचपन से प्रभावित था, नेताजी से जुड़ा। फिर जब हम लोग काम करने लगे तो धीरे धीरे नेताजी को सुन के, दूसरे नेताओं को सुन के, फिर समाजवाद के बारे में किताबें पढ़ करके, किस्से कहानी सुन करके, फिर विचारधारा में हम लोग काम करने लगे।
जी, विचारधारा के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि उन्नाव से आप निकले हैं जी। और वहाँ से निकल के अखिलेश यादव का एक भरोसेमंद सिपाही बनना, ये सफ़र आपका कैसा रहा और इस बीच क्या कुछ मुश्किलें आई, आप उससे कैसे लड़े, ये सब भी बताइए। देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि भरोसा कायम करना एक बड़ी चीज़ है जी बिल्कुल। और ये भगवान की कृपा है और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद है कि वो भरोसा करते हैं। हम लोग सिपाही हैं उनके और हमारा जैसा भरोसा मुझे लगता है लाखों लोगों पर होगा। लेकिन जो आपने कहा कि उन्नाव से निकलना, जी लखनऊ आना, और लखनऊ में मैं आपके कार्यक्रम में कह सकता हूँ जिस दिन मैं लखनऊ आया जी उस दिन केवल एक लोग मुझको जानते थे, मैं खुद। इससे ज़्यादा मुझे कोई नहीं जानता था। फिर जब काम करने लगे, पार्टी में जुड़ गए, छात्र संघ की राजनीति में आ गए, तो धीरे धीरे पहचान बनी और पहचान के पीछे नेताजी का आशीर्वाद और आदरणीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद और उनका मान सम्मान ये मायने रखता है कि धीरे धीरे नाम होता गया। जी बिल्कुल। हमारा आपसे अगला सवाल है जी। कि राजनीति से बाहर आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं? राजनीति से बाहर जी, फौज तो एक आपने बता ही दिया, क्या फौज नहीं, में वो तो जाना नहीं हो चाहते पाया, थे? वो तो हाँ, शौक वो नहीं तो हो ही पाया। नहीं पाया। जी अभी भी मुझे लगता है जब खेती किसानी का समय आता है तो खेतों में घूमना बहुत अच्छा लगता है। पुराने दोस्तों के साथ खेलना, अभी भी हम लोग गांव जाते हैं तो वॉलीबॉल खेल लेते हैं, जो पुराने दोस्त हैं। कुछ साथी हैं लखनऊ में, उनके साथ मान लो हम लोग जिम भी चले जाते हैं। तो राजनीति से हटके जो समय बचता है या तो दोस्तों के बीच और या बच्चों के बीच और घर में अपने लोगों के बीच बीतता है। अच्छा, जैसे नेता बनने के बाद एक पब्लिक फिगर वाला जो एक बोझ कह सकते हैं वो आ जाता है कि हाँ आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे आपने बताया वॉलीबॉल खेल लेते हाँ जी। हैं या जिम चले जाते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या आपके ऊपर ऐसा प्रेशर रहता है कि नहीं मुझे वो मेंटेन करके नहीं, रखना है? हमारे साथियों पे प्रेशर रहता, मैं कभी प्रेशर नहीं महसूस करता। बच्चों के साथ मूवी देखने जाने में मुझे जी। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बस कुर्ता पजामा उतारना पड़ता है, पैंट शर्ट पहननी पड़ती है जी। और खेलते समय भी कोई संकोच नहीं है। तो ठीक है, कोई पहचान जाता है जी। तो कोई ऐसा काम तो कर नहीं रहे, मूवी देखने बिल्कुल। गए या बच्चों के साथ बाहर खाना खाने गए या दोस्तों के साथ घूमने गए। हाँ। मैं प्रेशर नहीं महसूस करता हूँ। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को आप मेंटेन करके चलते हैं? मुझे Balance लगता है कि हम दोनों जीते हैं। जी। मतलब राजनीतिक और पर्सनल कुछ अब अलग सा बचा नहीं है। क्योंकि अब जब आप रात में घर में 12 बजे हैं तब भी कोई न कोई पॉलिटिकल आपको फ़ोन आ जाता जी, है। जी। किसी का इलाज कराना है, किसी को थाने से छुड़वाना है या किसी को अस्पताल ले जाना है तो जाना पड़ता है। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि पर्सनल और प्रोफेशनल अब कुछ बचा नहीं। आपने समाजवादी पार्टी में शामिल होने का कैसे फैसला लिया? मैंने कहा कि हम लोग नेताजी से प्रभावित थे, उनके नाम से, और बचपन से उनके नारे लगाए हैं। तो जब बड़े हुए तो मैंने पहले ही आपके कार्यक्रम में स्वीकार किया कि आइडियोलॉजी से नहीं जुड़े, पहले नेताजी की वजह से समाजवादी पार्टी में जुड़े और फिर धीरे धीरे जब काम करते गए तो विचारधारा समझ में आती गई। एक बात समझ में आ गई कि समाजवादी एक ऐसी विचारधारा है जी जो एक तो जातिवाद पे भरोसा नहीं करती, धर्मों पर कोई भेदभाव नहीं करती, और समाजवाद एक रास्ता है जहां आप अंतिम व्यक्ति के चेहरे तक खुशहाली ले जा सकते हैं। किसी से भेदभाव करना समाजवाद नहीं सिखाता। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं, आज आपके कार्यक्रम में कह सकता हूं कि एक साथ आप जातिवादी और समाजवादी नहीं हो सकते। अगर आप जातिवादी हैं तो आप समाजवादी नहीं हैं, क्योंकि जहाँ से जातिवाद खत्म होता है, जहाँ से जातिवाद की भावना खत्म होती है, वहाँ से समाजवाद की भावना आती है। तो मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ कि पार्टी का 10 रुपए का सदस्य हो जाना, 20 रुपए का सदस्य हो जाना, 50 रुपए का सदस्य हो जाना समाजवादी होना नहीं है। जी हम लोग देखते हैं अपने नेताओं को, माननीय अखिलेश यादव जी हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका पहनावा देख लीजिए, कपड़े देख लीजिए, रहन सहन देख लीजिए, भाषा व्यवहार देख लीजिए, जी। और विपक्ष के लिए भी उनकी भाषा की मर्यादा जब हम लोग देखते हैं तो मुझको लगता है कि यही एक असली समाजवादी नेता का चरित्र हो सकता है।
चूँकि आपने जैसे पहले आप फौज में जाना चाहते थे, आपका शौक होता, फिर उसके अब तो नहीं जा अलावा पाया। हाँ आप पॉलिटिक्स में आ गए, तो आपको क्या लगता है कि यूथ को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पॉलिटिक्स एज अ करियर कैसा है? देखिए, हम लोग असहज हो जाते हैं इस सवाल पे अच्छा। कि पॉलिटिक्स कैरियर है। जी। पॉलिटिक्स कैरियर नहीं है। पॉलिटिक्स को आप सेवा भावना से अगर लेंगे जी। तब आप कुछ कर सकते हैं। अगर लेकिन आप सर कैरियर, वो ठीक हाँ। बात, हम आपकी बात हाँ, से सहमत हैं। बिल्कुल। आज के समय में यही बात होती है कि भाई हम कैरियर बना रहे हैं। हाँ हाँ तो राजनीति में तो आपको दूसरे को बनाना होता हाँ, है। बिल्कुल। आपको दूसरे की कैरियर की चिंता होती है, दूसरे की पढ़ाई और दवाई की चिंता होती है। तो मुझे लगता है कि अपने कैरियर से ज़्यादा राजनीति में आपको अपने लोगों के कैरियर की चिंता करनी चाहिए। जी जी। सर सवाल ये है कि जैसे आप जैसे पॉलिटिक्स में हैं तो उसमें सोशल मीडिया पे आजकल कंट्रोवर्सीज होना बहुत आम बात हो गई है, लेकिन आपके लिए मतलब वो कैसा है, कैसे आप कंट्रोवर्सी से डील करते हैं, इस बारे में थोड़ा बताइए। मैं कंट्रोवर्सी से बचता हूँ। अच्छा। कंट्रोवर्सी मुझे लगता है कि जब आप तीन चीज़ों पर आप फोकस करते हैं तो कंट्रोवर्सी जल्दी होती है। अच्छा, और जैसे मैं उन तीनों मुद्दों पे नहीं बोलता हूँ। जैसे कि मैं जाति के पर नहीं बोलता हूँ, जी। धर्म पे नहीं बोलता हूँ, हाँ। और किसी भी महिला के बारे में नहीं बोलता हूँ। और मैं आपके कार्यक्रम में इस बात को कह रहा हूँ, मैं अपने जी। साथियों से भी कहता हूँ कि राजनीति में इन तीन मुद्दों से आपको बचना चाहिए। कभी भी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलना, किसी जाति के खिलाफ नहीं बोलना, और किसी महिला के खिलाफ बोलने से आपको बचना चाहिए। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि मतलब बचने से कुछ नहीं होता, कंट्रोवर्सीज पीछा करने लगती है पब्लिक फिगर्स का? देखिए, कंट्रोवर्सी पीछा करे तो उसे पीछा करने दीजिए। अच्छा। आप कंट्रोवर्सी का पीछा ना करें, बिल्कुल। ये मेरा मानना है। जी। दूसरे का अलग अलग मानना हो सकता है। हाँ। हम इन सब चीज़ों से बचते हैं, और हम तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से कहेंगे, जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, जो कार्यकर्ता हैं हमारे जैसे, किसी भी दल के हों, कंट्रोवर्सी, क्योंकि एक बार आप कंट्रोवर्सी में फंसे फिर कंट्रोवर्सी आपको कभी छोड़ती नहीं। बिल्कुल। अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं होते तो आप किस फील्ड पे जाना चाहते, किस में आपकी ज़्यादा रुचि रहती है? मैं फौज में होता तो पॉलिटिक्स में नहीं होता, और वहाँ नहीं गया तो मैं सिर्फ यहीं होता जहाँ हूँ। चलिए, बहुत अच्छा है। अच्छा सर, सवाल ये, अभी कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों के बीच में गठबंधन की बहुत खबरें आ रही थी। मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और क्लियर कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अखिलेश यादव का क्या टेक है? क्या वो सोच रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बात बिल्कुल साफ कही है जी। कि हम पीडीए के नारे के साथ लड़ रहे हैं, बिल्कुल। और पीडीए में जो शोषित, वंचित, पीड़ित लोग हैं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं, उनको जोड़ के हम लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं। जी। अभी जब बीएसपी के बड़े नेता रहे नसीमुद्दीन साहब, और फूल बाबू जी। विधायक रहे, तो जब उन लोगों ने शामिल जब वो हुए तो उन्होंने बात करते करते ये कहा कि बहुजन समाज पार्टी कह दिया, लेकिन बाद में उन्होंने सुधारा कि नहीं, बहुजन समाज। जी। तो हम लोग बहुजन समाज को जोड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी को नहीं जोड़ रहे हैं, ओके। लेकिन बहुजन समाज को जोड़ रहे हैं। जी। चलिए। जब 2012 में 2012 आपके लिए काफ़ी अहम रहा था, जब मायावती की सरकार थी और अखिलेश काफ़ी संघर्ष कर रहे थे, तो आप उनके साथ थे, तो हमें उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सर, अब 2012 कैसा है को। रिलेशन आपका अखिलेश के साथ, अखिलेश यादव जी के साथ? नहीं, वो नेता हैं, हम जी। वर्कर हैं, जैसा पहले था वैसा अच्छा। अभी भी है। लेकिन भरोसेमंद सिपाही जरूर बन गए हैं अब आप। और मैं 12 से पहले की बात तो ये है कि 7 से लेकर 12 तक जी। बहुत आंदोलन हुए, और हम लोग, मुझे लगता है कि 100 से ज़्यादा बार लाठी चार्ज में लाठी पड़ी होंगी। एक बार सर फटा, एक बार हाथ टूटा, एक बार पैर टूटा, जेल जाना पड़ा। लेकिन जो सवाल आपका है ना कि माननीय अखिलेश यादव जी की भूमिका क्या थी, मुझे आज भी याद है कि 8 जनवरी 2008 को हम लोगों ने बीएसपी के 2 मंत्री थे, उनको हम लोगों ने बढ़ी हुई फीस और छात्र संघ बहाली को लेकर के काले झंडे दिखाए थे। तो उसमें हम लोगों की पिटाई हुई थी, मेरा पूरा सर फट गया था, और फिर हम लोगों को अस्पताल ना भेज करके थाने भेज दिया गया। लेकिन जब माननीय अखिलेश यादव जी और पार्टी के सारे नेता आए जी। तो हम लोगों को अस्पताल भेजा गया, और अस्पताल में हम लोगों का इलाज ना करा करके रात में 12 बजे हम लोगों को जेल में डाल दिया गया। और हम लोगों को याद है कि जब हम जेल गए तो वो एक ऐसी घटना है कि हम 18-19 लोग
रात में जेल भेजे गए जी। और माननीय अखिलेश यादव जी अकेले लखनऊ एसएसपी आवास के सामने जी। अकेले धरने पे बैठ गए थे, अच्छा। सिंगल। जी। सिर्फ उनका चालक उनके साथ था और वो गाड़ी लगाया, धरने पे बैठ गए, फिर 2 लोग हुए, फिर 4 लोग हुए, फिर धीरे धीरे लोग बढ़े। और वो एक ऐसा आंदोलन था जिसमें मुझे लगता है कि 24 घंटे में माननीय अखिलेश यादव जी 3 बार गिरफ्तार हुए थे, 3 बार रिहा हुए थे। फिर हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जेल जाने का भी मौका मिला। जी। और हर आंदोलन में वो क्रिएटिव हैं, मतलब जो सरकार चाहती है कि हर सरकार चाहती है कि आंदोलन को रोकें, लेकिन हम लोगों का आंदोलन कभी इसलिए असफल नहीं हुआ, उसके पीछे माननीय अखिलेश यादव जी की रणनीति और उनका सुझाव था। वो आज भी सरकार को ऐसे घेरते हैं कि सरकार को समझ में नहीं आता कि सरकार घिरी कहाँ से। जी। अच्छा सर, तमाम चोटों और लड़ाइयों के साथ साथ आपको समाजवादी पार्टी ने राज्य मंत्री बनाया, एमएलसी बने, फिर जी। उसके बाद अभी फिलहाल आप प्रवक्ता के पद पर मौजूद हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में पार्टी में आपका क्या फ्यूचर है? मुझे किसी लगता है पद पे देखते हैं आप? देखिए ये तो पार्टी तय जी। करेगी और हमारे नेता तय करेंगे कि हमारा भविष्य क्या है। जी। हम लोगों को ये तय करना है कि पार्टी का भविष्य और हमारे नेता का भविष्य क्या है। हम जो काम कर रहे हैं, हम अपने नेता के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। और जो नारा दिया गया है पीडीए का, जी। वो पीडीए परिवार के भविष्य के लिए और उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि समाजवादी विचारधारा को समझने के लिए आप यूथ को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी विचारधारा को समझने के लिए मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि भगवान श्री राम को आप पढ़िए, भगवान श्री राम को आप जानिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि जो आज समाजवाद की परिभाषा है कि हम लोग समाजवादी विचारधारा में क्या चाहते हैं, यही तो चाहते हैं कि समाज में सामाजिक बराबरी हो, आर्थिक बराबरी हो, राजनीतिक बराबरी हो, शैक्षिक बराबरी हो, धार्मिक बराबरी हो। सर वो तो आप समझिए कि जब हम भगवान श्री राम का जीवन देखते हैं तो उनके जीवन से समाजवाद दिखता है। जब लोग, आप सोचिए उस समय जब पिछड़े और दलितों की परछाई पड़ने के बाद लोग गंगा नहाते थे, जी। उस समय भगवान श्री राम ने केवट को गले लगाया, बिल्कुल। सबरी माँ के जूठे बेर खाए, जी। केवट को राजा बनाया। और जो पीडीए की बात आज माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, अगर आप राजनीति छोड़ दीजिए, आप कल्पना करिए कि जो भगवान राम ने जंगल में सेना बनाई थी, वो सेना किसकी थी? पीडीए ही तो सेना थी। गरीब, जंगल में रहने वाले, जी। आदिवासी। तो मुझे लगता है कि पीडीए के सेना के साथ ही भगवान राम ने रावण को हराया था, और माननीय अखिलेश यादव जी बीजेपी को हराएंगे पीडीए की सेना के साथ। बिल्कुल। बाकी अगर समाजवाद के बारे में पढ़ना है तो बहुत समाजवादी लोग हुए हैं, डॉक्टर लोहिया हैं, जी। और खुद समाजवादी गांधी जी थे, समाजवादी नेहरू जी थे, जी। कर्पूरी ठाकुर थे, कपिल देव सिंह जी थे, आचार्य नरेंद्र देव जी थे, ब्रजभूषण तिवारी जी थे, जी। चौधरी चरण सिंह जी थे, जनेश्वर मिश्रा जी थे। तो अब तुम कहते हैं कि हम लोग जब नेताजी का पूरा जीवन हम लोगों ने देखा है, पढ़ते हैं, तो वो पूरा समाजवाद है। तो समाजवादी विचारधारा अपना करके काम करना है बहुत कठिन काम, जी। जी। क्योंकि उसमें आपको भी बहुत समझौते करने पड़ते हैं। लेकिन जब एक बार आप मन से समाजवादी हो जाते हैं तो सारी कठिनाई खत्म हो जाती है। जी, आपने ये बताया कि नेताजी और उनकी विचारधारा ने आपको काफ़ी इन्फ्लुएंस किया, आप समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े, लेकिन अब अखिलेश यादव जी के साथ आप काम कर रहे हैं, तो विचारधारा में क्या कुछ बदलाव हुआ है? ठीक है, विचारधारा में कभी बदलाव नहीं होता है, नेतृत्व में बदलाव होता है। जी, बिल्कुल। पहले उसी विचारधारा के आंदोलन को, झंडे को श्रद्धेय नेताजी लेके चल रहे थे, और अब उसी झंडे और आंदोलन को, विचारधारा को आदरणीय अखिलेश यादव जी लेकर के चल रहे हैं। जी। और अच्छी बात है कि 2024 के चुनाव में वो आंदोलन और वो समाजवाद का झंडा जी। पूरे देश ने महसूस किया कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी विचारधारा बहुत सशक्त है। और इसका मैसेज सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, दुनिया में जो समाजवादी लोग हैं उन लोगों ने महसूस किया कि समाजवादी आंदोलन भारत में बहुत मजबूती के साथ
काम कर रहा है। और भारत का तो जो संविधान है वो समाजवाद पर ही आधारित है। बिल्कुल। अच्छा, मेरा ये भारत के संविधान की मूल भावना में समाजवाद है। बिल्कुल, तो जी। आप ये कह सकते हैं भारत की आत्मा में समाजवाद है। हाँ, और जी। जो लोग समाजवाद के खिलाफ हैं, आप हमारे खिलाफ हो सकते हैं, हमारे नेता के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन अगर आप समाजवाद के खिलाफ हैं तब तो आप भारत की आत्मा के खिलाफ हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, दिल्ली में अभी एआई समिट चल रहा है और अभी आपके इंटरव्यू से कुछ देर पहले ही अभी यूथ कांग्रेस ने वहाँ प्रोटेस्ट किया है। उन्होंने कपड़े निकाले और प्रोटेस्ट किया, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि दुनिया भर के लीडर्स, दुनिया भर से लोग यहाँ आए हुए हैं, तो क्या कांग्रेस का ऐसा करना वहाँ ठीक था? आपका टेक क्या है? देखिए, हमारा अपना ये मानना है जी। कि जब भारत की सीमाओं के अंदर कोई राजनीतिक बात होती है जी। तो हम भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के या बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं। बिल्कुल। लेकिन जब कोई मुद्दा दुनिया से जुड़ा हो, हमारे देश से जुड़ा हो, देश की आत्मा से जुड़ा हो, मान सम्मान स्वाभिमान से जुड़ा हो, तो तब फिर हम देश के साथ हैं। जी। जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी देश में रहते हैं तब तक हम लोग विरोध करते हैं। लेकिन अगर वो देश के बाहर कहीं यात्रा में गए जी। तो हम यहाँ तो सवाल खड़ा कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन वहाँ फिर प्रधानमंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री हैं। जी। तो मुझे लगता है कि यूथ मतलब कांग्रेस जी। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन राजनीति करते करते, आंदोलन करते करते कभी देश के और देश के स्वाभिमान के खिलाफ अगर हमारी कोई बात जाती है जी। तो हमको वो नहीं करना चाहिए। तो आप मानते हैं ना सर कि ये गलत है जो भी हो रहा है? हम ये मानते हैं कि हमारी, आपकी और सबकी जिम्मेदारी है जी। कि भारत माता के लिए, अपने राष्ट्र के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, उसको कितनी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, उस पर काम करना है। सर, रमज़ान का महीना चल रहा है और फिलहाल ये बहुत मांग की जा रही है कि लाउड स्पीकर की इजाज़त दी जाए, तो उस पर आपका क्या मानना है? क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, हमने पहले ही कहा आपसे कि हम जी। लोग समाजवादी लोग हैं, संविधान को मानते हैं। संविधान में इस बात को इजाज़त है कि हर लोग जी। अपने धर्म की पूजा पाठ या अपने धर्म में जो मान्यताएं हैं वो आज़ादी से कर सकते हैं। जी। हम लोग भी नवरात्रि के व्रत रहते हैं या हनुमान पाठ करते हैं या रामायण का पाठ करते हैं, तो हम लोग भी लाउड स्पीकर लगा के रामायण का पाठ करते हैं, सुंदर पाठ करते हैं, जी। सुंदरकांड का। जी। तो मुझे लगता है कि इस देश में सबको अपनी अपनी धर्म में अपने अपने हिसाब से, धर्म के हिसाब से जी। काम करने की इजाज़त है। इस पर सरकारों को ज़रूर विचार करना चाहिए। बिल्कुल। 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए समाजवादी पार्टी ने क्या तैयारी की है? देखिए, पूरी तैयारी है। कैसे हराएगी बीजेपी को? आप क्या जैसे जी। 2024 में जी। पीडीए के नारे के साथ माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हाफ किया है, उसी नारे के साथ और उसी नेतृत्व के साथ हम लोग 2027 में भारतीय जनता पार्टी को साफ करेंगे। जनता बहुत नाराज है बीजेपी से। जी। किसान हो, बेरोजगार नौजवान हो, पिछड़ा, दलित, मुसलमान हो, महिलाएं हो, व्यापारी हो, सब लोग परेशान हैं। तो क्योंकि समाजवादी बीजेपी पार्टी- ने 10 जी। साल में कोई एक काम ऐसा नहीं किया है जो उन्होंने वादा किया और कर दिया हो। जी। तो मतलब समाजवादी पार्टी हर वर्ग को सेटिस्फाई करने के लिए तैयार है? सबको जोड़ ऐसा? के, जी। सबको जोड़ के बीजेपी को हराएंगे। अच्छा। सबको जोड़ के। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं लगता आपको ओवैसी पूरे दमखम के साथ यूपी में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या वो वोट बैंक पे असर डालेंगे आपके? देखिए, जो भी राजनीतिक दल हैं जी। जब चुनाव लड़ते हैं तो पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं। बिल्कुल। तो बीजेपी भी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी, बीएसपी भी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। ओवैसी साहब को लड़ना है तो वो भी पूरी ताकत के साथ लड़ें, लेकिन हम समाजवादी लोग माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरी ताकत से, पूरी तरीके से भाजपा को हराएंगे और भाजपा को, सरकार को हटाएंगे। चलिए, आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। जी, वी होप व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगा हो ये पॉडकास्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।